नमस्कार। आज हम भारत की उस बुनियाद की बात करेंगे जो हमारे लोकतंत्र को खड़ा रखती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान की। हम समझेंगे कि ये बना कैसे और इसके पीछे की सोच, इसकी फिलॉसफी क्या थी। जरा सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा काम रहा होगा। हमारे देश के संस्थापकों के सामने यही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक इतने विविध, इतने बड़े देश के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना जो सबको साथ लेकर चल सके। जी हाँ, ठीक इतना ही वक्त लगा था हमारी संविधान सभा को भारत का संविधान तैयार करने में। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि कितनी मेहनत, कितनी गहराई से बहस हुई होगी इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनाने में। तो चलिए, अब जरा उन लोगों और उस प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं जिन्होंने इसे बनाया। ये कहानी है हमारी संविधान सभा की। तो ये सभा आखिर बनी कैसे? इसका सफर 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। तब इसके सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया। जल्द ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसकी बनावट भी काफी दिलचस्प थी। कुछ सदस्य चुने हुए थे, तो कुछ को रियासतों ने नॉमिनेट किया था, और ये सब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के ढांचे पर आधारित था। संविधान की गहराइयों में जाने से पहले उसकी आत्मा को समझना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। इसी ने हमारे प्रियम्बल और पूरे संविधान की नींव रखी। इसने उन उसूलों को सामने रखा जिन पर एक नए राष्ट्र को खड़ा होना था। अब बात करते हैं संविधान की आत्मा की, यानी इसकी प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल भी कहते हैं। ये हमारे देश के उन मूल वादों का सार है जो संविधान हम सबसे करता है। स्क्रीन पर जो शब्द दिख रहे हैं वो सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये हमारे राष्ट्र की पहचान और उसके लक्ष्यों की एक जबरदस्त घोषणा है। हम भारत के लोग से इसकी शुरुआत होती है, जो ये साफ कर देता है कि असली और आखिरी ताकत जनता में ही है। प्रस्तावना का सबसे पहला वादा है न्याय। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कानूनी न्याय तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। मतलब समाज में जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, देश की संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से हो और राजनीति में सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले। अगला वादा है स्वतंत्रता का, और ये किसी भी लोकतंत्र का दिल होता है। संविधान हर नागरिक को अपने विचार रखने, अपनी बात कहने, अपने विश्वास को मानने और अपनी मर्जी से पूजा पाठ करने की आज़ादी की गारंटी देता है, बशर्त ये है कि इससे समाज की शांति भंग न हो। तो समानता के वादे को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि स्लाइड के बाईं ओर है, संविधान अवसर की समानता की गारंटी देता है, यानी सबको एक बराबर शुरुआती लाइन मिलेगी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड। ये परिणाम की समानता का वादा नहीं करता, जैसा कि दाईं ओर दिखाया गया है, जिसका मतलब होता कि हर कोई एक ही फिनिश लाइन पर पहुंचेगा। ये एक निष्पक्ष शुरुआत की गारंटी है, न कि एक जैसे अंत की। और आखिर में वादा है बंधुत्व का, यानी फ्रिटर्निटी। इसका मतलब है भाईचारे की भावना। ये दोहरी गारंटी देता है, एक, हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता बनी रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में कैसे परिभाषित करता है, और ये कैसे तय होता है कि भारत का नागरिक आखिर है कौन। देखिए, किसी भी इकाई को राज्य कहलाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। जैसा कि स्लाइड में है, सबसे पहले वहां लोग होने चाहिए, यानी जनसंख्या। फिर एक तय इलाका होना चाहिए, उसे चलाने के लिए एक सरकार हो, और सबसे जरूरी संप्रभुता हो, यानी अपने फैसले लेने की सबसे बड़ी और आजाद ताकत। भारत के लिए संप्रभुता का मतलब ये है कि वो किसी भी बाहरी शक्ति के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हैं। हम अपने देश के अंदर के कानून बना सकते हैं और दूसरे देशों के साथ अपनी विदेश नीति भी खुद तय कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दूसरे क्षेत्रों को अपने देश में शामिल भी कर सकते हैं। तो भारतीय नागरिक कौन है? देखिए, संविधान लागू होने के बाद नागरिकता से जुड़े नियम हमारे संविधान के भाग 2 और खास तौर पर 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत तय होते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के सबसे अच्छे विचारों से प्रेरणा जरूर ली थी, और ये बात इस उदाहरण में बिल्कुल साफ हो जाती है। ये प्रक्रिया नकल करने या कॉपी पेस्ट की नहीं थी, बल्कि इसे अपने हिसाब से ढालने की थी।
जैसा कि इसमें कहा गया है, हर विचार को भारत की समस्याओं और यहाँ के लोगों की उम्मीदों के हिसाब से बदला गया था। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं। रिट जारी करने की शक्ति, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत के आदेश होते हैं, ये ब्रिटेन से आई। समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई, और एक मजबूत केंद्र सरकार का विचार कनाडा से लिया गया। अब हम अपने आखिरी सेक्शन में आते हैं, जो इस बात पर फोकस करता है कि भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च कानून क्या बनाता है और ये आखिर काम कैसे करता है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ब्रिटेन के उलट, जहां संसद कोई भी कानून बना सकती है, भारत में संसद की शक्तियां भी संविधान द्वारा सीमित हैं। संसद अपनी शक्ति संविधान से लेती है, न कि संविधान संसद से। इस स्लाइड की टाइमलाइन संसद और न्यायपालिका के बीच की शक्ति की खींचतान को दिखाती है। 1951 में 9वीं अनुसूची बनाई गई ताकि कुछ कानूनों को अदालत की जांच से बचाया जा सके। लेकिन 1973 में एक ऐतिहासिक मोड़ आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत पेश किया। इसका मतलब है कि संसद संविधान के कुछ बुनियादी सिद्धांतों जैसे लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता को नहीं बदल सकती। और आखिर में 2007 में यह तय हो गया कि कोई भी कानून, भले ही वो 9वीं अनुसूची में हो, अगर वो इस मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। एक और अनूठी विशेषता है भारत का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल। पश्चिमी मॉडल के विपरीत, जो राज्य और धर्म के बीच एक सख्त अलगाव की बात करता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब है सभी धर्मों का समान सम्मान, और अगर जरूरी हो तो राज्य समाज सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। तो जैसा कि हमने देखा, भारत का संविधान सिर्फ नियमों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्र की आकांक्षाओं का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये समय के साथ विकसित हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ देता है, इस महान कहानी का अगला अध्याय क्या होगा।